जय संविधान। जय संविधान। आज हम अमिताभ दास साहब से फिर मुखातिब हैं और पहली चर्चा बहुत अच्छी रही, बहुत ज्ञानवर्धक चीजें हमें आपसे मिली। अब अमिताभ जी, असल में दुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और दुविधाओं का समाधान नहीं मिल रहा है, जी बहुत जी। बार आपको सहारा लेना पड़ता है। देखिए, 2-3 चीजों में मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे बताएं। पहला तो मुझे ये लग रहा है, जैसे एक संजीव भट्ट साहब थे, आईपीएस ऑफिसर, जो गुजरात में थे, बड़े सत्यवादी, बड़े ईमानदार और बड़े ऐसे आदमी जो कर्मठ थे, बड़े अच्छे पुलिस अधिकारी, और आप देख रहे हैं बेचारे क्या भुगत रहे हैं, उनका परिवार क्या भुगत रहा है। उसके बाद जी हमने जी। देखा कि आप जैसे एक ईमानदार अधिकारी, जिसकी एक छवि थी बिहार के अंदर, आईपीएस ऑफिसर, जिसको लोग श्रद्धा के भाव से देखते थे, आपको समय से पहले रिटायर करा दिया गया। उसके बाद जी हमने जी। देखा अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक बड़े ईमानदार पुलिस अधिकारी अमिताभ साहब का भी इसी प्रकार से, अमिताभ ठाकुर साहब को भी इसी प्रकार से जी बहुत पुराने किसी केस में कि उन्होंने इंडस्ट्रियल लैंड ली थी, जबकि उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए, मैं एक बात तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ईमानदार अधिकारियों से इतनी एलर्जी क्यों है? वो ईमानदारी को क्यों नहीं पसंद करती? वो ऐसे लोगों को क्यों पसंद करती है? जैसे आपने गोवा में देखा, आग लगी, सारे नियमों का उल्लंघन करके, कोई लाइसेंस नहीं, नाक के नीचे भ्रष्टाचार, 26 लोग जल के मर गए। और उसके बाद इंडिगो के अंदर आपने देखा जैसे हुआ। माने बेईमान उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ईमानदार उनको पसंद नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने पार्लियामेंट के अंदर डिबेट देखी और आपको ये भी पता है कि 14 तारीख को दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस एक रैली कर रही है। मैं भी उसमें जा रहा हूं, बिल्कुल। अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूं, अपनी जी जी। निष्ठा भारत माता के साथ अपनी संबद्धता दिखाने के लिए जी, और मैंने आपका अपनी मां फेसबुक के लिए पोस्ट कुछ भी देखा था। करने के लिए। मैंने फेसबुक पर देखा था, आपने पोस्ट किया। तो अमिताभ जी, एक चीज तो ये बताइए कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इंडिगो में लाखों लोगों को परेशान किया, पैसे की लूट हुई, गोवा के अंदर जैसे आग लगी और सारे नियमों का उल्लंघन कर लोगों को जला के मार दिया गया, और उसके बाद जो ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, जो थोड़े से निष्ठावान, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनको इस प्रकार से रास्ते से हटाना। फिर उसके बाद पार्लियामेंट की डिबेट, आपने, मैंने आपसे बात की थी, आपने कहा बड़े अच्छी तरह से एक एक डिबेट के पार्ट आपने सुना, और रामलीला ग्राउंड के अंदर जो ये 14 तारीख को होने वाला, इसको पूरी तरह से समराइज कीजिए कि वास्तविकता से जिस अंधकार में हम घुस गए हैं और निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं क्या हम लोगों को आशा देखिए इस उम्र में कि हमारी भारत माता फिर स्वतंत्र होकर सांस ले सकेगी? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि आज आपसे इसमें मार्गदर्शन लूं। नहीं, मार्गदर्शन तो मैं क्या दूंगा, लेकिन हाँ देखिए, उम्मीद पर कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है ना। और हमेशा एक इतिहास में आप जाएंगे, बहुत सारे दौर ऐसे आए जब लगा कि पूरा भारत जो है वो एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहा है, लेकिन फिर उससे भारत निकला। एक समय जब हिंदुस्तान गुलाम था, उस समय हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, और ब्रिटिश साम्राज्य इतना मजबूत था कि कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता है ना। लेकिन फिर गांधी जी का उदय हुआ, फिर क्रांतिकारी लोग आए, हिंदुस्तान की जनता ने भी अपनी आहुति दी, प्राण न्यौछावर किए, कितने गुमनाम शहीद हो गए, कितने काला पानी में शहीद हो गए, कितने फांसी पर चढ़ गए, सबको लोग नाम भी नहीं याद रखते। लेकिन अंत में फिर आप देखते हैं, आप फिर आजादी की रोशनी आई, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। जिस दिन हम लोग उम्मीद छोड़ देंगे, उस दिन हम लोग लड़ना छोड़ देंगे। आज भी कमोबेश हम लोग एक दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ठीक है, भारत तकनीकी रूप से स्वाधीन देश है, लेकिन इस देश पर आंतरिक रूप से जो कहते हैं माफिया का मतलब कब्जा हो गया है, और अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात बन गए हैं। चुन चुन के देखिए, ईमानदार अफसरों को सिस्टम से आउट किया जा रहा है। जैसे आपने गुजरात में मिस्टर संजीव भट्ट की चर्चा की, उनको पहले बर्खास्त कर दिया गया, उससे भी मन नहीं भरा तो उनको एक फर्जी मामले में, कौन कस्टोडियल डेथ के मामले में 30 साल की सजा सुना दी गई, और 5-6 साल से वो जेल में है। यहाँ आसाराम बापू को जमानत मिल जाती है, बड़े बड़े माफिया को जमानत मिल जाती है, और उनको जमानत नहीं मिल रही है। या यूपी में मिस्टर अमिताभ ठाकुर के साथ हुआ एक 26 साल पुराने मामले में उनको ऐसे ट्रेन से पकड़ लिया गया, लगा कि ओसामा बिन लादेन जा रहे हो ट्रेन से। या बिहार में मेरे साथ जो सलूक किया गया, तो देखिए ये तो
कारण आपने पूछा कि भाजपा को ईमानदार लोग क्यों नहीं पसंद आते, तो ये तो बहुत साफ है। पहली बात तो मैं भाजपा को राजनीतिक दल मानने ही से इनकार करता हूं। ये तो एक माफिया का गिरोह है जो वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से जनादेश की चोरी करके सत्ता में आ गया। और चूंकि सत्ता में है तो सारी एजेंसियां मतलब उसके अधीन हो गई हैं, और न्यायपालिका जो एक स्वतंत्र, कहने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, उससे भी देशवासियों को ही निराशा ही हुई है। कम से कम मुझे तो निराशा हुई है, ज्यादातर लोगों को निराशा ही हुई है। तो एक हम लोग अंधेरे के दौर में जरूर घुसे हैं, लेकिन खुशी इसी बात की है मुझे कि उस दौर में भी देखिए, किसान आंदोलन भी देखिए उसी दौर में हुआ। किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डंडा डाला रखा। 700 किसान शहीद हुए। 700 किसान आजाद भारत में, आप समझिए 700 किसान शहीद हुए, बूढ़े बच्चे औरतें खुले आसमान के नीचे, और अंत में मोदी जैसे अहंकारी प्रधानमंत्री को झुका दिया किसानों ने। मोदी को टीवी पर आके कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई। या फिर आप सीसीए वाला आंदोलन देखिए, जो आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला जो आंदोलन हुआ, जो शाहीन बाग में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने शुरू कर दिया और फिर वो पूरे देश में फैल गया, और फिर उसमें बिल्किस दादी जैसे नाम सामने आए, और खुद मैंने बिहार में बहुत सारी सभाओं को संबोधित किया। फैज अहमद फैज का जो गीत है हम देखेंगे, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक अनऑफिशियल राष्ट्रगान बन गया था उस समय भारत का। तो वो सब हमने देखा है। फिर देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसमें बहुत मतलब अच्छी खासी भीड़ आई, और कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी, आम आदमी उससे जुड़ा। और फिर पिछले लोकसभा चुनाव के आप नतीजे देखिए कि मोदी ने कहा था अब की बार 400 पार, और सारी एजेंसियां इनके हाथ में थी, चुनाव आयोग इनके पॉकेट में था, तब भी ये 240 पर अटक गए। मतलब जो एक सामान्य बहुमत का आंकड़ा होता है 272, उसको भी भाजपा नहीं छू सकी। मोदी जी खुद काफी समय तक वाराणसी में पीछे चलते रहे, अयोध्या में भाजपा हार गई। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो एक मतलब उम्मीद बंधाती है कि भाई अभी देश में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी देखिए हाल में इन लोगों ने एक संचार साथी ऐप वाली बात की थी कि अब हर के मोबाइल में संचार साथी ऐप डालेंगे। उसको लेके इतना विरोध हुआ, एप्पल कंपनी ने कहा कि हम नहीं डालेंगे, और शाम होते होते ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, सब ऑप्शनल है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मतलब तुरंत सरकार को यू टर्न मारना पड़ा। तो ये सब चीजें हैं, और आपके जैसे लोग हैं अभी देश में, जिम्मेदार लोग अपना काम कर रहे हैं। तो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, हम लोग भी उम्मीद के सहारे ही लड़ रहे हैं जी। नहीं अमिताभ जी, देखिए हम लोगों ने तो एक ऐसी भारत माता को देखा है, और इस भारत माता ने हम पे इतना न्योछावर किया है, इतना सब कुछ दिया है। भाई अमिताभ जी, आप भी जानते हैं कि हम लोगों ने बचपन में, अपनी जवानी में, कभी अपने जीवन काल में भ्रष्टाचार ऐसा नहीं देखा कि इंटरव्यू में बेईमानी हो, पेपर लीक हो जाएं, बच्चों को इस तरह से लाठियां मारी जाएं। आंदोलन हमने बहुत सारे देखे, हमने जयप्रकाश का भी आंदोलन देखा, लोग जेल जरूर गए, लेकिन इस प्रकार का आतंक नहीं था। जो राजनीतिक लोग थे वो जरूर जेल गए, लेकिन सामान्य जन जो था वो अपनी बातें करता था, और कई जगह पे फायदे भी हुए थे। गलत चीज थी, हमने उसके खिलाफ लड़ाई में लड़ी थी। लेकिन देखिए, इस भारत माता के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो भारत माता की कृपा है कि हमें इस पुण्य धरती में, पवित्र धरती में जन्म दिया। तो हम तो अपने ऋण से उऋण होने के लिए, हम तो अपने भारत माता के लिए सब कुछ करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे बुजुर्ग लोग, अब देखिए, हमें, हमारी तो जनरेशन के जाने का समय है, हमें तो आगे भारत खुश रहे, आगे जनरेशन खुश रहे। आप शतायु होइएगा, अभी आप जाने की बात नहीं कीजिए, आप शतायु होइए। ये जो आपने पार्लियामेंट के अंदर बहस देखी, राहुल गांधी को सुना आपने मनोज झा को भी सुना होगा, आपने संजय सिंह को भी सुना होगा, प्रियंका को भी सुना होगा, आपने अमित शाह जी को गालियां देते भी सुना होगा। उसका सारांश आपने क्या देखा? अब देखिए क्या, अब मैं कहाँ ये देश पहुंच गया, आप खुद कहिए। देश के जो माननीय गृह मंत्री हैं, बताइए, इस गृह मंत्री की कुर्सी पर एक समय लौह पुरुष सरदार पटेल बैठते थे, और ये क्या पतन हो गया है हमारा कि आज एक तड़ी पार उसको सुशोभित कर रहे हैं, जो कि मतलब सदन में गालियां दे रहे हैं, उनकी गाली को सदन की कार्यवाही से बाहर किया जाता है। ये तो मतलब हद हो गई। और गालियां देना तो इनकी देखिए परंपरा है। अभी जो
बिहार में चुनाव प्रचार खत्म हुआ, उस प्रचार में जो मोदी जी ने जो प्रचार किया, जो उनके भाषण का स्तर था, भाषाई स्तर की बात करें, कट्टा, कनपटी, दोनाली, सिक्सर, मतलब लग ही नहीं रहा था कि देश के प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा हो। जिस देश में पंडित नेहरू जैसे मतलब इतने बड़े विद्वान प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वहां वहां एक प्रधानमंत्री दोनाली, कट्टा, सिक्सर और ये सब की बात कर रहा है, तो बहुत एक आप कह सकते हैं स्तर जो है वो मतलब गिर गया है। अभी जो बहस हुई देखिए, मुख्य रूप से जो बहस अभी वंदे मातरम का इन्होंने शगुफा छोड़ा है ना, भाजपा ने वंदे मातरम का शगुफा छोड़ा है। शगुफा ही मैं इसे कहूंगा क्योंकि कोई गंभीर बात नहीं है। बहुत संक्षेप में मैं वंदे मातरम के बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दूं। देखिए 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उस अकाल में लगभग 1/3 आबादी बंगाल की भूख से मर गई थी। उसके बाद बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत हुई, जिसे हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने मिलकर किया। वो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थी। उसमें हिंदू सन्यासी भी थे और मुस्लिम फकीर भी थे, और उसी विद्रोह का मुख्य नारा था वंदे मातरम, है ना। और वंदे मातरम का सीधा मतलब हुआ कि मां को प्रणाम या मातृभूमि को प्रणाम। उसके बाद देखिए 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उसी नारा को आधार बनाकर एक गीत लिखा, इसलिए इस साल उसके 150 साल पूरे हो रहे हैं और उसको ये लोग मना रहे हैं। तो वो गीत 1875 में लिखा बंकिम चंद्र ने। 1882 में बंकिम चंद्र ने उपन्यास लिखा सन्यासी विद्रोह पर ही, आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास में फिर ये गीत लिखा गया और गीत में कुछ और भी पैरा जोड़ दिए गए, मतलब गीत को थोड़ा और विस्तार दे दिया गया और वो लंबा गीत हो गया। उसके बाद देखिए आजादी की लड़ाई के समय ये गीत, ये जो नारा था वंदे मातरम, ये बिल्कुल एक लोगों के जबान पर चढ़ गया। जैसे इंकलाब जिंदाबाद का नारा, वैसे ही वंदे मातरम का नारा। अंग्रेज इससे इतना खौफ खाते थे कि उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, वंदे मातरम बोलने पर आपको जेल हो जाता, आपको कोड़े पड़ते वगैरह वगैरह। उसके बाद 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर गए थे कांग्रेस अधिवेशन में और उन्होंने खुद से वंदे मातरम का पाठ किया कांग्रेस के मंच पर जाकर। उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया कि कहा कि अपने सारे अधिवेशनों में हम लोग वंदे मातरम गाएंगे। उसके बाद से थोड़ा विवाद शुरू हो गया। विवाद ये था कि इसके आगे जो स्टेंजा है उसमें बहुत सारे, खासकर दुर्गा जो हिंदुओं की देवी है, उनका काफी जिक्र आया है। उनको एक जगह मलेच्छ मर्दिनी भी कहा गया है, मलेच्छों का संहार करने वाली, और भारत माता को दुर्गा के रूप में देखा गया है। तो उससे पाया गया कि हो सकता है कुछ मुसलमानों को इससे समस्या हो। उसमें देखिए बहुत दिलचस्प बात है, लोगों को नहीं मालूम कि फिर नेहरू जी और सुभाष बाबू ने फैसला किया कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ा इस पर कोई हम लोग को सुझाव नहीं दे सकता, क्योंकि तब तक तो बंकिम चंद्र चले गए थे। तो टैगोर से कहा गया कि भाई आप ही बताइए कि इसमें करना क्या है। तो टैगोर ने कहा कि भाई ये सही है कि बाद के जो इसमें स्टेंजा हैं, बाद के जो पैरा हैं, उसमें बहुत ज्यादा दुर्गा की आराधना की गई है और बहुत ज्यादा मलेच्छ मर्दिनी और ये सब कहा गया है। मलेच्छ शब्द कई बार मुसलमानों के भी लिए भी इस्तेमाल होता रहा है, इसलिए वो सब जो विवादित स्टेंजा है उसको हटा दिया जाए और शुरू के दो दो स्टेंजा है वंदे मातरम का, उसको हम लोग स्वीकार करें। तो 1936-37 के आसपास ये कांग्रेस ने मान लिया कि ठीक है वंदे मातरम गाया जाएगा, लेकिन शुरुआती दो स्टेंजा जी। उसके बाद देखिए 1950 में भारत सरकार ने जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया, नेशनल एंथेम, और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया, नेशनल सॉन्ग। यह भी जानना जरूरी है, बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी मैं कंफ्यूजन में देखता हूं कि जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। ये 1950 में तय हो गया और फिर राष्ट्रगीत वही शुरू के दो स्टेंजा में रहा। ये तो इसकी पृष्ठभूमि है। अब अचानक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी क्यों याद आई है वंदे मातरम की? तो इसकी वजह यह है कि 3-4 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है ना। तो कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो निगाहें हैं वंदे मातरम पर, निशाना है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। और मोदी जी चाहते हैं कि भाई जहां चुनाव होता है मोदी जी उससे कुछ अपना नाता जोड़ लेते हैं, है ना।
कहीं पर यदि चुनाव होगा मान लीजिए पंजाब में, तो कहेंगे कि अरे बचपन में मेरा एक पड़ोसी पंजाबी था, मैं उसके घर जाके लस्सी पीता था। बिहार में चुनाव होंगे तो मोदी जी बोलेंगे कि मेरा एक पड़ोसी था बिहारी, तो मैं लिट्टी चोखा खाता था। तो ये मोदी जी की है कि उस जगह से कुछ अपना वो कनेक्शन खोज लेते हैं। तो इनको लगा कि बंगाल में, चूंकि ये बंकिम चंद्र भी बंगाली थे, सन्यासी विद्रोह भी बंगाल में हुआ था, तो वंदे मातरम के बहाने नेहरू को घेरा जाए और कांग्रेस को घेरा जाए। तो इन्होंने संसद में बहस करवा दी कि भाई वंदे मातरम पर बात होगी, और नेहरू जी की आलोचना किए बिना तो मतलब मोदी जी का मुझे लगता है भोजन ही नहीं पचता है। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई नेहरू जी ने इसको मतलब काट छांट दिया था इस गीत को, जबकि ये जो भी कटाई, जो तथाकथित कटाई छटाई हुई थी, वो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हुई थी। टैगोर से बाकायदा मतलब परामर्श मांगा गया था, और टैगोर के कहने पर ये भी जो भी आप उसको कटाई छटाई कर रहे हैं वो हुई थी। नेहरू जी ने मांगा था टैगोर के इससे। अब बंगाल के चुनाव के पहले तो टैगोर की आलोचना करना तो आत्मघाती हो जाएगा मोदी के लिए, तो खैर नेहरू जी पर डाल दो। उसके बाद देखिए, लेकिन कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। उसके बाद जो संसद में बहस हुई उसकी मुझे खुशी है, सबको खुशी होनी चाहिए। वो बौद्धिक स्तर के हिसाब से मुझे एक अच्छी बहस दिखाई दी। जैसे संजय सिंह ने कहा, या प्रियंका गांधी ने कहा, या महुआ मोइत्रा ने कहा, इन लोग की बहस मतलब एक उच्च कोटि की बहस थी। वो कोई प्रधानमंत्री वाली बहस नहीं कि कनपटी कट्टा गोली सिक्सर वाला नहीं था। उन्होंने मतलब एक उनका बौद्धिकता का एक ऊंचा स्तर था। और उसी में एक किताब का भी जिक्र आ गया जिससे पूरा भाजपा क्षमा पशुपेश में है। वो एक सव्यसाची भट्टाचार्य बहुत बड़े इतिहासकार हुआ करते थे, जेएनयू में पढ़ाते थे इतिहास, बाद में विश्व भारती के मतलब वाइस चांसलर भी हुए, कुलपति भी हुए। सव्यसाची भट्टाचार्य ने वंदे मातरम पर एक किताब लिखी है, द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग, मतलब एक गीत की जीवनी। और उसमें सव्यसाची भट्टाचार्य ने बहुत विस्तार से लिखा है, गांधी और टैगोर के पूरे कॉरेस्पॉन्डेंस का जिक्र किया है। जो पूरा पत्राचार हुआ था राष्ट्रपिता गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच, उसका जिक्र किया है, और कैसे कहा है कि किस तरह से ये आम सहमति बनी कि ठीक है हम लोग वंदे मातरम के शुरुआती 2 स्टैंजा को ये करेंगे। अब उसमें कहीं पर नेहरू जी को ब्लेम नहीं किया गया, जो अपना प्रधानमंत्री जी एक एजेंडा बना रहे थे। और गलतियों में देखिए यही मतलब प्रोफेसर साहब है कि जो आदमी जाहिल रहता है वो कहीं ना कहीं उसकी जाहिलियत प्रकट हो ही जाती है ना। हम लोग बचपन में एक रंगा सियार की कहानी पढ़ते थे कि रंगा सियार को जानवरों ने अपना राजा चुन लिया था, लेकिन वो सिंहासन पर बैठकर हुआ हुआ करने लगा, है ना, तो उसकी पोल खुल गई थी। तो जाहिल आदमी की तो जाहिलियत आप नहीं छिपा सकते, है ना। अब मोदी जी ने बहस के दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कह दिया, है ना। अब इस पर मैं दर्शकों को बता दूं कि बंगला में बड़े भाई को दादा कहते हैं, संक्षेप में दा कहते हैं। मान लीजिए कोई फेलू है और मेरा बड़ा भाई है तो मैं उसे फेलू दा कहूंगा, या कोई माणिक है मेरा बड़ा भाई है तो मैं उसे माणिक दा कहूंगा। लेकिन ये जो दा का संबोधन है ये बहुत अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है कि ठीक है आप मुझसे 2 साल 3 साल बड़े हैं तो मैं आपको दा कहूंगा। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो 19वीं सदी के व्यक्ति थे और इतना उनका बड़ा कद है, उनको यदि मोदी जी बंकिम दा कहते हैं तो ये तो एकदम मतलब स्वीकार नहीं किया सकता। आप बंकिम बाबू कह सकते हैं, बंकिम बाबू को आप बंकिम दा नहीं कह सकते। तो ये तो मोदी जी ने अपनी जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में बेचारे एमए हैं तो उन्होंने तो अपनी जाहिलियत दिखा दी, बंकिम दा कह दिया। अब इसको लेके देखिए एक मतलब मुद्दा मिल गया उनके विरोधियों को कि देख लीजिए भाई अब बंकिम दा तक बात आ गई है। अब आप लिपापोती करते रहिए लेकिन बात तो बंकिम दा आ गई, और ममता दीदी तो इनको छोड़ेंगी नहीं, ममता दीदी तो छोड़ेंगी नहीं। वो तो अब पिछली बार के चुनाव में आपको याद होगा मोदी जी ने पूरा जोर लगा दिया था, दीदी ओ दीदी कह रहे थे और कहते थे कि 2 मई दीदी गई, 2 मई को वोटों की गिनती थी तो मोदी जी कहते थे 2 मई दीदी गई। ममता बनर्जी खुद अग्नि कन्या है, उसने अपने पैर पर प्लास्टर चढ़वा लिया और वो व्हील चेयर पर घूमने लगी, खेला होबे खेला होबे, और ऐसा खेला हुआ कि भाजपा का वहां मतलब तंबू उखड़ गया। तो अब तो ममता बनर्जी इसको पकड़ लेगी, बोलेगी कि देखो मोदी को ये तो बंकिम चंद्र को बंकिम दा बोलता है, इसको कुछ समझ नहीं है। तो यहां तो अब मोदी जी मतलब घिरा गए।
तो अब बीजेपी आईटी सेल कितना लिपापोती करेगी? ये सब बात तो मतलब संसद के रिकॉर्ड पर आ गई है कि आप बंकिम चंद्र को बंकिम दा बोल रहे हैं। तो पूरा मामला है जी। अच्छा, ये जो रामलीला ग्राउंड में हम लोग जा रहे हैं और वहां जाके करेंगे, आपको इससे कुछ आशा की किरण दिखती है? आपको आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 14 तारीख को जो रामलीला ग्राउंड में राहुल गांधी संबोधित करेंगे, इसमें होना क्या चाहिए? आपसे अगर राय मांगी जाए तो आप क्या कहेंगे? नहीं, होना तो यही चाहिए कि जो वोट चोरी का मामला एक तो राहुल गांधी को क्रेडिट जाएगा कि जो काम बहुत हद तक मीडिया का था, खोजी पत्रकारों का था, खोजी पत्रकारों ने तो ये काम नहीं किया। राहुल गांधी ने कम से कम वोट चोरी को इस देश में एक बड़ा मुद्दा बना दिया। उन्होंने जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है वो भी काफी पॉपुलर हो गया है। अभी बिहार चुनाव के पहले उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी की थी। अब उसमें देखिए क्या कहना है कि आम जनता को आपको समझाना पड़ेगा बहुत सरल शब्दों में कि किस तरह से वोट चोरी होती है। ये जो एसआईआर किया जा रहा है, ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, कैसे इसके द्वारा काटे जा रहे हैं नाम। और मुझे उम्मीद है, अभी मैं जानता नहीं कि ममता बनर्जी भी इस रैली में भाग लेंगी, ये मैं उम्मीद करता हूं, और तेजस्वी यादव भी भाग लेंगे और बिहार में जो वोट चोरी हुई है उस पर भी रोशनी डालेंगे। और ममता बनर्जी उस पर रोशनी डालेंगी कि बंगाल में क्या होने वाला है, आपने कितने लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिया करके हटा दिया है। क्योंकि ये बात जब आम जनता तक पहुंच जाएगी, देखिए वोट चोरी के दो तीन एस्पेक्ट है। एक तो है कि सीधे वोट चोरी जो ये लोग एसआईआर के माध्यम से कर रहे हैं, सीधे नाम काट रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट है ईवीएम की हैकिंग। वो भी एक बड़ा एस्पेक्ट है कि वो ना मुझे पता चलेगा ना आपको पता चलेगा, वो ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट भाजपा के रहेंगे। जी जी बोलिए। अच्छा, आपको अमिताभ जी एक चीज पता होगी, जो चंद्रशेखर आजाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के और एक जी बड़े दलित नेता हैं, उन्होंने एक बात कही, कल मैंने उनको सुना और उससे मुझे लगा उनकी बात में दम बहुत तगड़ा है। उन्होंने कहा 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हम पूरी तरह उखाड़ देंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जिसके जी लिए हम शतकों से प्रयास कर रहे थे कि दलित ओबीसी समाज को ये मैसेज दिया जाए कि ये बीजेपी वाला तुम्हारा रिजर्वेशन छीनना चाहते हैं और मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं, ये एसआईआर के माध्यम से बीजेपी ने प्रूव कर दिया कि वो दलितों और ओबीसी के अधिकार छीनना चाहते हैं। तो अब चेतना इतनी गुना बढ़ गई है उस समाज के अंदर जो जी 85% है पूरे देश के पॉपुलेशन का। ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। जी जी। नहीं, अच्छी बात है। चंद्रशेखर आजाद देखिए एक दलितों का एक बड़ा युवा नेता के बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं, और अब तो वो मतलब लोकसभा में पहुंच गए। और मायावती तो एक मायावती की छवि बन गई है कि वो भाजपा की बी टीम है और भाजपा की हाँ में हाँ मिलाती हैं। तो उस हिसाब से मायावती की विश्वसनीयता काफी घटी है। यदि सच में ये चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा कहा है तो उनके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि 27 में यूपी में चुनाव होंगे, देश का सबसे बड़ा राज्य है। और यदि ये बात वो लोग पहुंचा देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये तो समझना चाहिए। मैं देखिए हमेशा से लोगों को समझना चाहिए कि आरएसएस जो है वो एक जिहादी संगठन है। इस बात को मैं दर्शकों को भी बताता हूं। और आरएसएस का काम है जनेऊ जिहाद करना, है ना। जनेऊ जिहाद का मतलब है कि आप सनातन धर्म की ओट में, हिंदू धर्म की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित कर दीजिए। ये बात ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है। आरएसएस के आज तक जितने भी मतलब चीफ हुए हैं, जिनको सर संघ चालक कहते हैं, उसमें एक को छोड़कर सारे लोग चितपावन ब्राह्मण हुए हैं। वो जो पहले वाले चीफ थे केशव हेडगवार, वो भी चितपावन ब्राह्मण थे। फिर गोलवलकर आए, वो भी चितपावन ब्राह्मण थे। बाला साहेब देवरस चितपावन ब्राह्मण थे। केसी सुदर्शन चितपावन ब्राह्मण थे। अभी वाले मोहन भागवत चितपावन ब्राह्मण। बस एक बीच में एक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह आए थे, वो राजपूत थे, बाकी सारे। तो ये बात तो दलित बहुजनों को समझनी पड़ेगी कि एक जनेऊ जिहाद करने वाला संगठन है आरएसएस, जो कि मुसलमानों से खुले तौर पर नफरत करता है और दलित बहुजनों से छिपे तौर पर नफरत करता है ना। दलित बहुजनों से बहुत खुलेआम वो गाली नहीं देता है, क्योंकि फिर वोट बैंक उसका खराब हो जाएगा। लेकिन बात वही है। और जब जब उसको मौका मिला है, अभी तो निजीकरण इतना हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि निजीकरण के माध्यम से आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आरक्षण तो सरकारी क्षेत्र में है ना, निजी क्षेत्र में तो आरक्षण नहीं है। तो आप किसी चीज को निजीकरण कर दीजिएगा तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। तो इस मोटी बात को तो दलित बहुजनों को समझना होगा, नहीं समझेंगे तो वो इसी जिहादी संगठन की मतलब चक्कर में रह जाएंगे। जी
चलिए बहुत अच्छा लगा अमिताभ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। कई जी, क्षेत्रों आपका में भी आपने धन्यवाद। प्रकाश डाला और मुझे जी, जी। लगा काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में क्लियर हो गईं। ऐसे ही जी, मिलते जी। रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। बहुत-बहुत जी। आभार। नमस्कार। जी, आपका भी आभार, आपका भी आभार।